सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे बोल सकते हैं कि जियोग्राफी का एक बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी जलवायु विज्ञान। आपको लॉजी वर्ड जहाँ भी दिखेगा, यानी लॉजी वर्ड्स मतलब आपको जहाँ भी दिखे, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी स्टडी हमको किसके बारे में करना है, यानी क्लाइमेट के किसके क्लाइमेट के, यानी पृथ्वी के जलवायु का क्या करना है, हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी से बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, कि इस टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी हमेशा न्यूज में बना ही रहता है। तो इसलिए अब क्या हो गया ना, कि जो हमारा बोल सकते हैं कि यूपीएससी में एग्जाम्स में जो पूछने का क्वेश्चन का तरीका है वही वो हमेशा क्या करे कि क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन दे ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत से हमारी बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसे हमें घटनाएं देखने को मिल रही है। जैसे अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, तो कहीं वहाँ का ग्लेशियर पिघल रहा है, तो कहीं वहाँ का ग्लेशियर सूख गया। किस कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे इसमें देखो, तो हम लिख देते हैं टॉपिक टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, यानी हम लोग कौन कौन से टॉपिक को क्या करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और आज हम क्या करेंगे, उसमें से एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पहले बता रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है एटमोसफेयर। ठीक है, एटमोसफेयर को पढ़ना है। ठीक है, यानी हमारे वायुमंडल के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल। और फिर वायुमंडल के बाद हमारा कौन सा टॉपिक होगा, फिर वायुमंडल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट यानी वायुमंडलीय दाब पेटी है। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा आपका विंड सिस्टम। ठीक है, विंड विंड सिस्टम विंड सिस्टम होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है जलवायु विज्ञान, और हमने आपको बता दिया कि लॉजी वर्ड आप जहां भी देखना, लॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी करना। तो हमें किसका स्टडी करना है, क्लाइमेट का। किसके क्लाइमेट का, यानी हमारे पृथ्वी के जलवायु का क्या करना है, अध्ययन करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इस क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है, यानी कौन कौन से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, आपका एटमोस्फेयर होगा, यानी वायुमंडल होगा। ठीक है, वायुमंडल को समझेंगे तभी ये नीचे की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, और फिर हमें एटमोस्फेयर पढ़ने के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। फिर हम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, विंड सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, विंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी आपका टॉपिक हो जाता है जहाँ पर एटमॉस्फेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी क्वेश्चन आता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट से भी, और विंड सिस्टम से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज क्या करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर को स्टार्ट करते हैं कि वायुमंडल है क्या,
ठीक है। तो वायुमंडल को आज हम लोग देखने के साथ साथ आज हम लोग यह भी देखेंगे कि इस वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें एटमॉस्फेयर पढ़ना है यानी वायुमंडल हमारा क्या है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे यानी वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे। फिर हमारा थर्ड क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट यानी वायुमंडलीय दाब पेटी। ठीक है। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, आपका लास्ट में विंड सिस्टम। ठीक है। और यहाँ से मतलब बोल सकते हैं कि हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आप लिख लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है। तो देखो, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में बताएं तो जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है, आज का एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा टर्शियरी फेज का एटमॉस्फेयर है। ठीक है। यानी इसके पहले भी दो फेज बन चुका है, यानी प्राइमरी एटमॉस्फेयर और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। आज का हमारा कौन सा एटमॉस्फेयर है, टर्शियरी एटमॉस्फेयर। तो पहले सबसे जानते हैं पहले कि हमारा एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हमारा एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे क्या हमारी पृथ्वी है। बस एक बार फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या है। तो हम बता रहे हैं कि देखो वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, जो गैसीय आवरण है, इसमें क्या है, गैसों का क्या है, आवरण है। तो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, जो कि हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी जो कि हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है हुए हैं, इससे लगे हुए हैं। हमने क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, गैसीय आवरण है यानी उसमें क्या क्या हो सकता है। देखो हमने पहले डेफिनेशन को समझ लो कि हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, जो कि हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुए हैं, इससे लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। तो देखो हम क्या आपको बताया, एक बार लिख लो कि पृथ्वी के चारों चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, ओहो, चारों तरफ जो गैसीय आवरण जो गैसीय आवरण है, जो कि क्या किए हैं, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गैसीय आवरण है, जो कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण कर्षण के कारण कारण इससे लगे हुए हैं। ठीक है, इससे लगे हुए है, उसको क्या बोलते हैं, उससे एटमॉस्फेयर यानी उसे वायुमंडल कहते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम समझा रहे हैं आपको अच्छे से। ठीक है। देखो तो हमने आपको बोल सकते हैं कि हमने आपको एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, क्या है, जो हमारा गैसीय आवरण है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुए हैं, इससे लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलो कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है। अब इस गैसीय आवरण में हमारा क्या क्या हो सकता है, इस गैसीय आवरण में आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका डस्ट पार्टिकल हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, इसमें आपका डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, इसमें आपका सॉलिड हो सकता है। ठीक है। लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, वाटर वेपर यानी जल वाष्प हो सकता है। ठीक है। लिख लो वाटर
वेपर, ठीक है। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जल वाष्प, जल वाष्प, ठीक है। ईटीसी। तो देखो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, यानी ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, अब उस गैसीय आवरण में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, उस गैसीय आवरण में आपको देखने को मिलेगा डस्ट पार्टिकल्स, और सॉलिड भी देखने को मिलेगा, और लिक्विड भी देखने को मिलेगा, और गैस भी है, हमारे वायुमंडल में गैस भी है, और आपको वाटर वेपर यानी जल वाष्प भी क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना चीजें समझ में आ गया कि हम एटमॉस्फेयर कहते किसको है, कि पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारे गैसीय आवरण है, जो कि हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या किए हैं, इससे लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे इस एटमॉस्फेयर यानी जो हमारा गैसीय आवरण है, गैसीय आवरण में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वाटर वेपर यानी जल वाष्प, ये सभी चीजें क्या होंगी, देखने को मिलेगी। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसको तो हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है, वो हमारा क्या है, टर्शियरी फेज का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यानी आज जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, तृतीय चरण का एटमॉस्फेयर है। यानी इसके पहले दो और एटमॉस्फेयर हमारे बन चुके हैं, जिसमें से पहला क्या था, हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, और दूसरा क्या हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं होता है। अब क्यों नहीं प्राप्त होता है, जब हम लोग देखेंगे कि ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, वायुमंडल तो हमने जान लिया कि हमारे वायुमंडल क्या है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, जो कि हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे लगे हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब इस हमारे गैसीय आवरण में आपको डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वाटर वेपर सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तभी आपको प्राइमरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर और टर्शियरी एटमॉस्फेयर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है क्या, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की उत्पत्ति, इसका हिंदी क्या होगा, लिख लीजिए, वायुमंडल की, वायुमंडल, वायुमंडल की, ओहो, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, देखो वायुमंडल की उत्पत्ति, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, वायुमंडल की उत्पत्ति यानी हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो हमें कितने वायुमंडल को देखना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, हमारा देखेंगे प्राइमरी एटमॉस्फेयर। इसमें हम लोग कितने वायुमंडल को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपका प्राइमरी एटमॉस्फेयर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्राइमरी एटमॉस्फेयर, जो कि क्या होता है, हमें प्राप्त नहीं होता है। अब क्यों नहीं प्राप्त होता है, अब ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, फिर क्या हम देखेंगे, टर्शियरी एटमॉस्फेयर, टर्शियरी, टर्शियरी एटमॉस्फेयर, ठीक है, टर्शियरी एटमॉस्फेयर। और आपको सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को आपको तीन चरण देखना है, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे फर्स्ट फेज देखेंगे कि इसके सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के फर्स्ट फेज में क्या होता है, फिर इसका हम लोग देखेंगे सेकेंड फेज देखेंगे, यहाँ पे फेज लिख लो, सेकेंड फेज देखेंगे, और फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फेज देखेंगे, ठीक है। फिर इसका थर्ड फेज देखेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे रुक जाओ, एक मिनट, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं तो कहोगे कि मुझे क्लियर दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। वायुमंडल की उत्पत्ति, वायुमंडल की उत्पत्ति,
उत्पत्ति। हाँ, तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे वायुमंडल की अब उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमें क्या देखना है, पहला तो हम लोग देखेंगे प्राइमरी एटमॉस्फेयर, जो कि हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है वो भी हम उसका भी रीजन जानेंगे। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, हमारे सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को देखेंगे। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर जब हम लोग देखेंगे तो इसके हम लोग तीन चरण को देखेंगे। पहला फर्स्ट फेज देखेंगे, फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज। ठीक है, और फिर अब आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, प्राइमरी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखो आपको वायुमंडल की उत्पत्ति पढ़ने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पृथ्वी बना रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आपका प्राइमरी एटमॉस्फेयर, प्राइमरी एटमॉस्फेयर यानी प्राथमिक वायुमंडल। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखो ये हम क्या बना रहे हैं, आपका पृथ्वी बना रहे हैं। ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो वायुमंडल का उत्पत्ति पढ़ने से मतलब पहले आपको ये भी पढ़ना होगा कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। जब आप पृथ्वी का उत्पत्ति समझोगे तभी क्या करोगे, वायुमंडल की उत्पत्ति आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम आपको पृथ्वी का उत्पत्ति बताएं तो पृथ्वी का जो हमारा उत्पत्ति है आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात होता है। 4.5, देखो 4.5 अरब वर्ष पश्चात होता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है, यानी जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। जब उस समय पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था तो उस समय पृथ्वी क्या था, एक आग की गोले की तरह था, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि पृथ्वी का जो हमारा उत्पत्ति है, यानी हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पश्चात होती है। और उस समय हमारा पृथ्वी क्या थी, यानी हमारी जो पृथ्वी थी क्या थी, आग की गोला थी। आग की क्या थी, गोला थी। ठीक है, लेकिन जब भी कोई चीज गर्म होता है तो फिर उसका एक समय आता है ठंडा होने का। ठीक है, तो उसी तरह जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात, लेकिन फिर एक समय आता है कि पृथ्वी क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, प्राइमरी एटमॉस्फेयर, जो कि हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब आप रीजन सुनो। ठीक है, तो जब पृथ्वी के शीतलन के दौरान, यानी जब पृथ्वी अपनी ठंडी होती है, तो पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो गैस से मुक्त हुई उसे हमारी पृथ्वी अपने पास संयोग कर नहीं रख पाई। क्यों, क्योंकि हमारे पृथ्वी का उस समय क्या था, टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था। क्या था, इसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था। इसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, बहुत कम था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, बहुत आपका क्या था, कम था। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर है वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी उस समय क्या थी, एक आग की गोला की तरह थी, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, लेकिन फिर एक समय आता है कि पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। तो पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो भी गैस से मुक्त हुई, यानी पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो भी गैस से क्या हुई, मुक्त हुई, उसे हमारी पृथ्वी संयोग कर नहीं रख पाई। क्यों, क्योंकि उस समय पृथ्वी का क्या था, टेम्परेचर आपका क्या था, बहुत ज्यादा था। ठीक है, उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत क्या था, कम था। ठीक है, जिस कारण क्या हुई कि जो सभी गैसें जो भी हमारे शीतलन के दौरान मुक्त हुई वो क्या हो गई, हमारे अंतरिक्ष में पलायन कर गई। ठीक है, इस तरह हमें क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है वह क्या होता है, हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमें प्राइमरी एटमॉस्फेयर प्राप्त क्यों नहीं होता है। क्योंकि हमारे पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। इतना समझ में आ रहा है। और जब पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था तो उस समय पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। अब
अब जब भी कोई चीज गर्म होता है तो फिर उसका एक समय आता है कि वो ठंडा होने लगता है, तो पृथ्वी भी ऐसे ही करती है कि फिर इसका एक समय आता है कि यह ठंडा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो भी गैस से मुक्त हुई उसे हमारी जो पृथ्वी है संयोग कर नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, हमारा टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था, और उस समय पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था क्या था, बहुत मतलब बोल सकते हैं कम था। क्यों? क्योंकि अभी पृथ्वी अपने बोल सकते हैं कि अभी बनी रही थी, तभी क्या होता है, गैस से मुक्त होता है, तो उस समय क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था और गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, बहुत कम था, जिस कारण क्या हुआ कि इसके शीतलन के दौरान जो भी गैस से मुक्त हुई वो अंतरिक्ष में पलायन कर गई, और जिससे क्या होता है कि हमें हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर क्या होता है, नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतना चीजें समझ में आई कि हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर क्या है, यानी हमने क्या कर लिया, हम अपने प्राइमरी एटमॉस्फेयर को देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमें हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। देखो अब क्या देखेंगे, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी सेकेंडरी एटमॉस्फेयर यानी द्वितीयक वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर। देखो तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर से हम क्या बनाते हैं, पृथ्वी को बनाते हैं अपने, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पृथ्वी, पृथ्वी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ठीक है। देखो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आता है, मतलब जब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर हम लोग देखते हैं, तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर का सतह था, जो हमारे पृथ्वी का ऊपर का सतह है, यह पूरी तरह ठंडा होकर क्या हो जाता है, क्रस्ट का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जो हमारे पृथ्वी का ऊपर का सतह था यह पूरी तरह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या कर लेता है, क्रस्ट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, ठीक है। यह क्या हो गया, जो इसका ऊपर का सतह है यह क्या हो गया, पूरी तरह अब क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया तो क्या कर लिया, क्रस्ट का निर्माण कर लिया। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का सतह पूरी तरह ठंडा होकर और क्रस्ट का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या होता है, अब पृथ्वी के जो भी ऊपर का सतह बोल सकते हैं कि कठोर हो गया, तो क्या होता है कि जो पृथ्वी सतह के अंदर की गैसें थी, यानी जितने भी हमारे पृथ्वी सतह के अंदर की गैसें थी वो क्या हो जाती है, अंदर ही रह जाती है, ठीक है। जैसे आप एक बॉटल लो और बॉटल में गैस भर दो और उसके ऊपर से ढक्कन लगा दो, तो क्या होगा, सारी गैसें बॉटल के अंदर ही रहेगी। तो उसी तरह हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपर का सतह पूरी तरह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या होता है कि क्रस्ट का निर्माण हुआ तो क्या हुआ कि जो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जितनी भी गैस थी, उष्मा थी, वह सब क्या हो जाती है, इसके नीचे ही अंदर ही रह जाती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का ऊपर का सतह पूरी तरह ठंडा होकर और क्रस्ट का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी गैसें थी वो पृथ्वी सतह के अंदर ही रह जाती है। लेकिन आपको एक और चीज बता रहे, ठीक है, कि अब पृथ्वी सतह के ऊपर का ये भाग तो ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर लिया, लेकिन पृथ्वी के सतह के अंदर अभी भी कुछ एक्टिविटी हो रहा था, ठीक है। अब पृथ्वी के सतह के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या आपका पृथ्वी के सतह के अंदर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, और यहाँ पर एक जैसे परमाणु आपस में टकराते हैं, यहाँ पर एक जैसे परमाणु आपस में टकराते हैं, और क्या करते हैं, एक नए परमाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और जो ये एनर्जी रिलीज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, वो हमारे हीट के फॉर्म में करते हैं, या जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, यह हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। यह क्या होती है, हमारे हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, और यह क्या कर देती है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर का टेम्परेचर क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, बढ़ा देती है। पृथ्वी सतह के अंदर का टेम्परेचर क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी सतह के ऊपर का भाग तो क्रस्ट,
मतलब ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण हो गया। लेकिन पृथ्वी सतह के अंदर अभी भी क्या हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। यानी पृथ्वी सतह के अंदर क्या पाया जाता है, आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन होता है। इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नई परमाणु का निर्माण करते हैं और साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। और यह एनर्जी हमारे हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। और अगर यह हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है तो क्या होगा कि यह हमारे पृथ्वी सतह के अंदर के टेम्परेचर को क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, अब पृथ्वी सतह के अंदर में टेम्परेचर इतना हाई है तो क्या होगा कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जो भी हमारे बोल सकते हैं कि चट्टाने हैं, जो भी खनिज मतलब जो भी चीजें वो क्या होंगी, मोल्टेन फेज में पाई जाएंगी। यानी क्या होगा, पिघली अवस्था में सभी चीजें यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें पाई जाएंगी वो क्या होंगी, मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में यानी पिघली हुई अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिघली। ठीक है, पिघली हुई। ठीक है, पिघली हुई। ठीक है, इतना समझ लेना। तो हमने क्या बताया कि पृथ्वी सतह के अंदर हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकरा रहे और एक नए परमाणु का निर्माण करे, साथ में क्या करे, एनर्जी को रिलीज करे। यह एनर्जी हमारे हीट के फॉर्म में होती है और यह क्या करती है, हमारे पृथ्वी के सतह के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और जिससे क्या होता है कि पृथ्वी सतह के अंदर जो भी हमारी चीजें पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, मोल्टेन फॉर्म में पाई जाती है, यानी पिघली अवस्था में पाई जाती है। तो इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जब सारी चीजें हमारी पृथ्वी सतह के अंदर पिघली हुई अवस्था में है तो एक समय आता है कि पृथ्वी सतह के ऊपर चारों तरफ क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, अब पृथ्वी सतह के चारों तरफ क्या होने लगा, हमारा वोल्केनिक इरप्शन होने लगा। ठीक है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होने लगा, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो आपको पृथ्वी सतह के आपको फिर एक बार समय आता है कि जब आपको देखना रहता है, देखते हैं कि पृथ्वी सतह के चारों तरफ यानी पृथ्वी सतह पर चारों तरफ क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब इस वोल्केनिक इरप्शन के दौरान होता क्या है, ठीक है, अब इस हमारे ज्वालामुखी उद्गार के साथ में क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जो भी गैसें थी, जो भी उष्मा था, इस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या होता है, पृथ्वी सतह से बाहर आता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारी सारी जो भी हमारी गैसें थी, बोल सकते गैस थी, उष्मा थी, वो सब क्या हो रही है, हमारे ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या हो रही है, पृथ्वी सतह के क्या हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, तो जब बाहर आती है, तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें बहुत सारे गैस क्या होती है, निकलती है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। देखो यहाँ पर क्या हो गई, अब बहुत सारे क्या हो गई, गैस का मतलब बोल सकते हैं कि गैसें क्या होती है, निकलती है। किसके दौरान, ज्वालामुखी उद्गार के समय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैसों का विमुक्तिकरण। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैसों का विमुक्तिकरण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग क्या है कि मतलब हमारे पृथ्वी सतह पर चारों तरफ क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। इस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या होता है कि पृथ्वी सतह के अंदर हमारी जो भी गैसें थी, जो कि क्रस्ट के निर्माण होने से क्या हो गई थी, नीचे ही दब गई थी। अब इस ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या होता है कि ये सारी गैसें सतह के बाहर आती है और इसमें सर्वाधिक तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये सारी गैसें आई हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर तो क्या हुआ, इस तरह हमारे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। और इस गैस में सबसे अधिक गैस क्या थी, इसमें सबसे अधिक गैस क्या थी, आपको H2O था, यानी जल वाष्प था। ठीक है, और फिर आपको क्या देखने को मिलता है, फिर आपको SO2 देखने को मिलता है, फिर CO2 देखने को मिलता है, फिर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इस तरह गैसें क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का अस्तित्व में, ये सब गैसें अस्तित्व में आती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये हमारी पृथ्वी है और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बता रहे हैं। ठीक है, कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में होता क्या है, कि ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है वह पूरी तरह ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर लेता है। क्रस्ट का निर्माण होने से क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जो भी गैसें थी वो क्या हो जाती है, अंदर ही रह जाती है, जिससे क्या होता है,
अब अंदर आ गई तो कैसे बाहर आएगी? तो हमने फिर बताया कि हमारे पृथ्वी सतह का ऊपर का भाग तो ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर लिया, लेकिन पृथ्वी सतह के नीचे अभी भी क्या पाई जा रही थी? कुछ एक्टिविटी हो रही थी। इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता क्या है कि इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं और साथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं। और यह एनर्जी कैसा होता है? यह एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। हीट के फॉर्म में रिलीज होता है तो यह क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को क्या कर देता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। ठीक है, अब जैसे ही पृथ्वी सतह के अंदर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो पृथ्वी सतह के अंदर जो भी बोल सकते हैं कि चीजें मौजूद है वो किस फेज में, किस अवस्था में पाई जाएंगी? पिघली हुई अवस्था में, यानी मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, अब फिर एक समय आता है कि हमारे पृथ्वी सतह पर चारों तरफ क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब इस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जो भी गैसें थी वो गैसें क्या होती है? पृथ्वी सतह के ऊपर आती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। ठीक है, यानी गैसों का विमुक्तिकरण। अब इस गैस में सर्वाधिक गैस क्या आती है? हमारी इस गैस में सबसे ज्यादा जो गैस आती है वो H2 आती है, फिर SO2, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। इस तरह ये सारी गैसें क्या होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे वायुमंडल के अस्तित्व में आती है। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट फेज हो गया। फर्स्ट फेज में आपको क्या देखने को मिला कि हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण कैसे होता है, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ये सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2, ठीक है, ये सब गैसें कैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अस्तित्व में आती है, यानी इन सब गैसों का बोल सकते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुआ? तो वो समझ में आया। कैसे हुआ? कि प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग होता है कब? ज्वालामुखी उद्गार के समय। जब ज्वालामुखी होता है तो ये सारी गैसें क्या होती है? पृथ्वी सतह के ऊपर आती है और फिर एक निश्चित हाइट पर जाकर क्या होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण रुक जाती है और यह क्या कर लेती है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घेर लेती है, जिससे क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। ठीक है, तो वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ पता चल गया। अब हम लोगों ने सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का ये क्या कर लिया? फर्स्ट फेज देखा। फर्स्ट फेज में क्या देखा? कि प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग हो रहा है, यानी गैसों का विमुक्तिकरण हो रहा है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग इसका सेकेंड फेज देखेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का ही क्या देखेंगे हम लोग? अब सेकेंड फेज देखेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड फेज देखो। सेकेंड फेज में अब क्या होता है? जो हमारा सेकेंड फेज है, पहले यहाँ पे क्या बना ले रहे? पृथ्वी बना ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी पृथ्वी हो गई। हमने पढ़ लिया ना कि हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई फर्स्ट फेज में सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के। तो देखो हम ये तो क्या हो गया? हमारा पृथ्वी हो गई और इसके ऊपर क्या है? हमारी एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है इसके चारों तरफ। तो हमने बताया कि जो हमारा बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग होता है, तो प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग में सर्वाधिक गैस क्या निकलती है? हमारी H2O निकलती है, यानी जल वाष्प निकलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? हमारा H2O निकलता है। H2O निकलता है। ठीक है, जब H2O निकलता है तो अब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के सेकंड फेज में क्या होता है कि जो भी हमारे जल वाष्प निकले थे, यानी सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या निकला था? आपका जल वाष्प। अब ये जल वाष्प क्या करता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर लेता है? क्लाउड्स का क्या कर लेता है? रूप, यानी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यह जल वाष्प क्या करता है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? क्लाउड्स का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो हमारी बोल सकते कि प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस निकली थी वो क्या निकला था? आपका जल वाष्प निकला था। अब यह जल वाष्प निकला था तो क्या होता है कि अब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के सेकंड फेज में क्या होता है कि यह चारों तरफ जल वाष्प पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर लेता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब बादल का निर्माण हो गया तो अब पृथ्वी पर क्या होगी? वर्षा होगी। तो इस तरह क्या होता है कि जब जल वाष्प चारों तरफ क्या कर लेता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देता है, तो पृथ्वी पर क्या होता है? लाखों करोड़ों सालों तक क्या होता है? वर्षा होता है। फिर क्या हुआ? वर्षा हुआ तो वर्षा से क्या हुआ कि जो भी हमारे पृथ्वी पर बोल सकते हैं समुद्र, झील, नदियां, इन सब का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, और क्या हुआ कि हमने बताया कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के सेकंड फेज में क्या होता है कि जो हमारा जल वाष्प था, जल वाष्प पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर लेता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है और क्या होता है? अगर बादल का निर्माण हो गया तो क्या होगी? वर्षा होगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वर्षा के दौरान
ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि वर्षा के दौरान क्या होती है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, नाइट्रोजनिक एसिड क्या होती है, इस वर्षा के जल बूंदों के साथ हमारे धरातल पर क्या होती है, निक्षेपित होती है। जिससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2, SO2 और N2O का मात्रा क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि वर्षा के दौरान, यानी वर्षा के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, नाइट्रोजनिक एसिड क्या होती है, इस जल बूंदों के साथ क्या होती है, हमारे पृथ्वी के धरातल पर क्या होती है, निक्षेपित होती है। अब जिससे क्या होता है कि इनकी मात्रा क्या हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सेकंड फेज में क्या हुआ कि वर्षा हुआ, वर्षा हुआ। अब वर्षा से क्या हुआ कि हमारी जो भी हमारी ओशियन है, ओशियन का फॉर्मेशन होता है, फिर रिवर बनती है और लेक। ठीक है, ये सब क्या बन जाते हैं, हमारे वर्षा के दौरान बन जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज में तो क्या हुआ, वर्षा हुआ, और वर्षा से क्या बनती है, ओशियन बनती है, रिवर बनती है, लेक बनती है। हमने आपको एक चीज देखो, हमने आपको इतना चीजें बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब बोल सकते हैं कि जल वाष्प आया, SO2 आया, CO2 आया, हाइड्रोजन आया, हीलियम आया, नाइट्रोजन आया, लेकिन हमने क्या आपको ऑक्सीजन बताया कि ऑक्सीजन अस्तित्व में कैसे आया। जो चीजें हमारे जीने के लिए क्या है, बहुत बोल सकते हैं कि जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि पानी और ऑक्सीजन में से आप फर्स्ट पर किसको रखोगे, किसको रखोगे भाई, ऑक्सीजन को रखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। पानी के बगैर तो रह भी सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। तो हमने आपको इतनी सारी गैसें बताई कि इतने सारे गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अस्तित्व में कैसे आए, लेकिन देखो आपको यहाँ पे क्या ऑक्सीजन दिख रहा है कि हमारा ऑक्सीजन कैसे अस्तित्व में आया, नहीं ना। तो अब हम बताते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीजन है तो हमें, ठीक है, तो हमारे जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो देखो हमने आपको क्या बताया कि हमने सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का सेकंड फेज देख लिया। अब सेकंड फेज में क्या हुआ कि वर्षा हुआ, फिर जिससे क्या हुआ, ओशियन, रिवर, लेक का निर्माण हुआ। ठीक है, अब सेकेंडरी फेज का ही हम लोग क्या करते हैं, इसका थर्ड फेज देखते हैं। ठीक है, इसका थर्ड फेज देखो, इसका क्या करते हैं, थर्ड फेज देखते हैं। अब थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड थर्ड फेज। ठीक है, थर्ड फेज। अब हमें क्या देखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे अस्तित्व में आता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे अस्तित्व में आता है। हाँ, तो देखो क्या देखना है हमें कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे अस्तित्व में आता है। तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि जो हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का सेकंड फेज है उसमें क्या होता है, वर्षा होता है। वर्षा के दौरान क्या होता है कि जो भी हमारे रिवर, ओशियन, लेक थे उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या हमें देखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा थर्ड फेज में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन गया, अब ओशियन बन गया। ठीक है, अब जब ओशियन बन गया तो बोल सकते कि हमारे समुद्र में एक जीव पाया गया, उसका नाम क्या था, साइनोबैक्टीरिया। उसका नाम क्या था, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, यह क्या था, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ, बोल सकते हैं यह क्या था, हमारा पहला समुद्री जीव था। ठीक है, क्या था, इट इज द फर्स्ट ओशियन, बोल सकते हैं कि ओशियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यह क्या था, हमारा पहला समुद्री जीव था। यह हमारा पहला समुद्री जीव था, पहला समुद्री जीव था। अब यह हमारा पहला जब समुद्री जीव था तो इसमें क्या बोलते हैं कि इस साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, इस साइनोबैक्टीरिया में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जिस भी चीजों में क्या पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, वो क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और क्या करते हैं, देखो अब जिस भी चीजों में क्या पाया जाता है आपका, वो क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। देखो यानी 6CO2 प्लस 6H2O बराबर यहाँ पे क्या आ गया, आपका सनलाइट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सन
लाइट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका सनलाइट आ गया, यानी सूर्य का प्रकाश आ गया। अब यह क्या करते हैं, अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इसने क्या किया कि जब अपना भोजन बनाया तो ये क्या किया कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरह क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आता है, अस्तित्व में आता है। वह किस कारण आया, एक समुद्री जीव के कारण। ठीक है, उस समुद्री जीव का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और जिस भी जीवों या पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारे हमारे अस्तित्व में आया। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के मतलब कि एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्या हो गई, समझ में आ गई होंगी कि जो भी हमारी गैसें हैं वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अस्तित्व में आती है। सब गैसें जो आज आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें हमारे अस्तित्व में कैसे आई, तो वो सब आपको पता चल गया कि कैसे अस्तित्व में आई सारी गैसें। और हमने क्या कर लिया, अपने एटमॉस्फेयर को पढ़ लिया कि हमारे एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या बताया कि जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर वह क्या है, टर्शियरी फेज का एटमॉस्फेयर है। हम टर्शियरी फेज क्यों कह रहे हैं, देखो जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है वह क्या है, हमारे टर्शियरी फेज का एटमॉस्फेयर है। क्यों, क्योंकि जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है वह क्या हो गया है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है, पृथ्वी के सतह के टेम्परेचर अगर बढ़ने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा ये क्या है, हमारा टर्शियरी एटमॉस्फेयर, यानी टर्शियरी फेज का क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे गैसों को क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य गैस है वो क्या है, हमारी CO2 है। फिर हम लोग मीथेन का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। फिर ठीक है, मीथेन, फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह गैसों का क्या कर रहे हैं हम लोग, उत्सर्जन कर रहे हैं। जिससे ये क्या कर रहे हैं, हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है वह कैसा है, आपका टर्शियरी फेज का क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इतना चीजें समझ में आ गई कि हमारे एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर के 3 चरण पाए जाते हैं, जिसमें से हमने प्राइमरी एटमॉस्फेयर को देखा, फिर हमने सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को देखा, फिर हमने क्या देखा, टर्शियरी एटमॉस्फेयर को देखा। ठीक है, तो टर्शियरी एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, इन सारे गैसों का मतलब बोल सकते हैं कि उत्सर्जन हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमने अब एटमॉस्फेयर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल के संगठन। ठीक है, कंपोनेंट्स देखो, यानी हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के संगठन। ठीक है, वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल के संगठन। ठीक है, वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल के संगठन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों से क्या हुआ है, मिलकर बना है। ठीक है, तो देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सबसे पहले तो गैस से मिलकर बना है। इसमें क्या है, गैस है। और दूसरा चीज क्या है, हमारा जल वाष्प है। इसमें दूसरा चीज क्या है, हमारा आपको जल वाष्प देखने को मिलेगा। दूसरा चीज क्या है, आपको जल वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, इसमें क्या होगा, जल वाष्प देखने को मिलेगा। और फिर तीसरी चीज क्या है, हमारी तीसरी चीज है डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या है हमारी डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी गैस है, जलवाष्प है और डस्ट पार्टिकल्स है, ये मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन तीनों चीजों से मिलकर बना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जल वाष्प है उसकी क्या भूमिका है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स है उसकी क्या भूमिका है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो देखो अब हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको गैस भी कितने तरह का देखने को मिलेगा, गैस आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला गैस क्या होगा हमारा, पहला गैस होगा कांस्टेंट गैस, कांस्टेंट गैस, ठीक है। और दूसरा गैस क्या होगा हमारा वेरिएबल गैस, वेरिएबल 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 गैस, ठीक है। दूसरा गैस क्या है हमारा वेरिएबल गैस, और पहला गैस क्या है हमारा कांस्टेंट गैस है, ठीक है। अब इसके बारे में पहले गैस के बारे में पढ़ते हैं, फिर जलवाष्प पढ़ेंगे, फिर डस्ट पार्टिकल्स पढ़ेंगे। देखो तो फिर क्या है हमारा गैस, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले गैस पढ़ेंगे। गैस में भी हमारा पहला कौन सा गैस होगा, कांस्टेंट गैस होगा। अब कांस्टेंट गैस कहते किसको है, कांस्टेंट कांस्टेंट गैस, ठीक है। कांस्टेंट गैस, तो देखिए कांस्टेंट गैस क्या होता है, ये देखिए, ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी हो गई, और यहाँ पे क्या है आपका इक्वेटर है, और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या हमारा 90 डिग्री क्या है साउथ है, यानी हमारा ध्रुव है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कांस्टेंट गैस क्या होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या है एटमॉस्फेयर है, देखो। तो ऐसी गैसें, कांस्टेंट गैस किसको कहते हैं, ऐसी गैसें जो कि हमारे पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की हाइट पर, हमारे पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होती है, उनके अनुपात में क्या होता है परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट गैस किसको बोलते हैं, कि ऐसी गैसें जो कि हमारे पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की हाइट पर उसके अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, यानी आप यहाँ पे विषुवत रेखा पर भी चले जाओ तो जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितना पाया जाएगा, 78.08% ही पाया जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर आप वहाँ विषुवत रेखा पे चले जाओ या ध्रुवों पे चले जाओ, कहाँ तक 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो क्या होगा जो इसका अनुपात है वो एकदम इतना ही रहेगा, 78.08%, ठीक है। इसके अनुपात में क्या होगा, बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट गैस किसको बोलते हैं, कि ऐसा गैस जो कहीं पर भी आप ध्रुवों पर जाओ या विषुवत रेखा पर जाओ उसके अनुपात में क्या होता है परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा नाइट्रोजन जो है आप कहीं पर भी जाओगे तो 78.08% ही देखने को मिलेगा। और फिर आपका क्या आ जाता है, फिर आपका ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है 21% ही आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आर्गन आ जाता है, आर्गन आ जाता है 0.93% क्या होगा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट गैस होते हैं। कांस्टेंट गैस आपको समझ में आ गया कि हमारे पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर की हाइट पर अगर आप विषुवत रेखा पर जाओ या ध्रुवों पर जाओ, कहीं पर भी जाओगे तो इसका अनुपात क्या होगा, हर जगह इसका अनुपात सेम मिलेगा, ठीक है। यानी जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 78.08% ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट गैस आपको समझ में आ गया। अब हमारे वेरिएबल गैस क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा गैस क्या है हमारा वेरिएबल वेरिएबल गैस, ठीक है। दूसरा गैस क्या है हमारा वेरिएबल गैस। वेरिएबल गैस यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो क्या होता है कहीं पर भी जाओ इसके अनुपात में क्या होता है परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। यानी पृथ्वी सतह के कहीं पर भी जाओ, यानी विषुवत रेखा पर जाओगे तो इसका अनुपात अलग मिलेगा, ध्रुवों पर जाओगे तो इसका अनुपात क्या होगा अलग मिलेगा, ठीक है। तो यह क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है बदलता रहता है, इसके अनुपात, इसका जो अनुपात है बदलता बदलता रहता है, ठीक है। अब ये वेरिएबल गैस में कौन कौन सी गैस है उसको देख लेते हैं। देखो इस वेरिएबल गैस में कौन कौन सी गैस है, हमारी CO2 है, CO2 है, और क्या है हमारी मीथेन है, मीथेन है, और क्या है हमारी ओजोन है, ओजोन गैस है, और क्या है जेनॉन है, ठीक है, नियॉन है,
और ET यानी और ले लो, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, ये सब गैसें क्या है, हमारी वेरिएबल गैस है, ठीक है। अब जो हमारा CO2 है, इस हम CO2 को क्या कहते हैं, इस CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा CO2 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा, अगर हम आपसे पूछे कि हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, पृथ्वी का हमारे औसत तापमान कितना होता है, सब बताओ। पृथ्वी का जो हमारा औसत तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर क्या हो कि अगर हमारे एटमोस्फेयर में CO2 ना रहे, अगर हमारे एटमोस्फेयर में CO2 नहीं रहेगा, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, विदाउट CO2, विदाउट CO2 क्या हो जाएगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर हमारे एटमोस्फेयर से आप क्या कर दो, CO2 को हटा दो, तो CO2 नहीं रहेगा, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम क्या बताएं कि जो हमारी CO2 गैस है, इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इसको क्यों कहते हैं, उसको समझने से पहले आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो उसको हम क्या बता रहे हैं कि हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है। तो आपने वहां पे साइबेरिया वाले रीजन में देखा होगा, पहले लिख लो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। देखो, तो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वह क्या चीज है, ठीक है, इसमें क्या होता है। तो देखो, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कि आपने साइबेरिया वाले रीजन में देखा होगा, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। साइबेरिया किसका भाग है, रसिया का जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, साइबेरिया रीजन बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो वहां पे लोग फलों और सब्जियों को उगाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर भी तो क्या करना है कि फलों और सब्जियों को उगाना है। तो वहां पर लोग फलों और सब्जियों को उगाने के लिए क्या करते हैं, एक ग्लास हाउस बनाते हैं, ठीक है। यह क्या है, हमारा ग्लास हाउस है, ठीक है। यह क्या है, हमारा ग्लास हाउस है। अब क्या कर लिया उन लोगों ने, एक ग्लास हाउस बना लिया। अब जब ग्लास हाउस बना लिया, तो यहाँ पे जो हमारी सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है। अब सूर्य से क्या आती है, सोलर रेडिएशन आता है। तो जब सूर्य से क्या आएगा, हमारा सोलर रेडिएशन आएगा। जब सूर्य से हमारा सोलर रेडिएशन आएगा, सूर्य से जो हमारा सोलर रेडिएशन आएगा, तो उसको तो ग्लास हाउस अंदर आने देगा, और जिससे क्या होगा कि ग्लास हाउस क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। और यह कैसा वेव होता है, यह शॉर्ट वेव होता है। आप एक चीज याद रख लेना कि जिस भी चीजों का टेम्परेचर जितना अधिक होगा वह कैसा वेव होगा, वह शॉर्ट वेव होगा। और जिसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, लॉन्ग वेव होगा, ठीक है। तो जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है वह कैसा वेव होता है, यह हमारा शॉर्ट वेव होता है। यह क्या होता है, हमारा शॉर्ट वेव होता है, ठीक है। तो फिर एक और चीज हम आपको बता रहे हैं कि हर गर्म चीज क्या करती है, अपने अंदर से विकिरण छोड़ता है। तो अब जैसे ही हमारा जो ग्लास हाउस है, यह सूर्य की प्रकाश को आने दिया। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया, तो यह ग्लास हाउस क्या हो गया, गर्म हो गया। अब हमने बताया कि हर गर्म चीज क्या करती है, अपने अंदर से विकिरण छोड़ती है। तो यह हमारा क्या करेगा, ग्लास हाउस भी अपने अंदर से क्या करेगा, विकिरण को क्या करेगा, छोड़ेगा। तो इस ग्लास हाउस द्वारा छोड़े गए विकिरण को क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव। अब जब ग्लास हाउस विकिरण को छोड़ेगा, यानी जब यहाँ से विकिरण जाएगा, तो वह क्या करेगा, जो हमारा ग्लास हाउस है उसको बाहर नहीं जाने देगा। इसको क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, कहेगा चलो तुम अंदर चलो, तुम्हारी अंदर जरूरत है, तुमको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो यह ग्लास हाउस क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। और यह कैसा वेव होता है, हमने बताया कि जिन भी चीजों का टेम्परेचर कम होता है वह क्या होता है, हमारा लॉन्ग वेव होता है। यह कैसा होगा, हमारा लॉन्ग
वेव होगा, ठीक है। यह कैसा है, हमारा लॉन्ग वेव है। और ये भी बताया हमने कि हर गर्म चीज क्या करती है, अपने अंदर से विकिरण छोड़ती है। तो जैसे ही हमारा ग्लास हाउस सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करता है और क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब यह गर्म हो गया तो अपने अंदर से विकिरण छोड़ेगा। तो लेकिन जो हमारा ग्लास हाउस अपने अंदर से विकिरण छोड़ता है, तो इसके द्वारा छोड़े गए विकिरण को जो हमारा ग्लास हाउस है क्या करता है, बाहर नहीं जाने देता है, इसको वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जिससे क्या होता है कि इस ग्लास हाउस में आपको उपयुक्त क्या मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। आपको उपयुक्त टेम्परेचर मिल गया तो यहाँ पे क्या करोगे, आप फलों और सब्जियों को क्या कर लोगे, उगा लोगे, ठीक है। तो ग्लास हाउस गैस इस तरह हमारा जो बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, इस तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। क्या करता है इसमें, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्लास हाउस यानी ग्लास हाउस बना लेते हैं। और यह ग्लास हाउस क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश के लिए पारदर्शिता की तरह काम करता है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जो हमारा ग्लास हाउस है वो सूर्य की प्रकाश के लिए पारदर्शिता की तरह काम करता है, यानी यह सूर्य की प्रकाश को तो आने दे रहा है, लेकिन जब ग्लास हाउस अपने अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन को छोड़ रहा है तो इसके लिए क्या कर रहा है, अपारदर्शिता की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके इसके द्वारा छोड़े गए रेडिएशन को ये क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे ग्लास हाउस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर उपयुक्त मतलब बन जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि फलों और सब्जियों को उगा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। तो अब हमारा CO2 क्या करता है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमारी पृथ्वी है, हम क्या आपको बता रहे हैं कि CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारी पृथ्वी है और ये जो कि हमारे चारों तरफ से क्या है, अपने एटमोस्फेयर से क्या है, घिरी है। यहाँ पे क्या है, हमारी पृथ्वी है और यह क्या है, अपने चारों तरफ से क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर से क्या है, घिरी है। अब जैसे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है, देखिए यहाँ पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, अब सूर्य का प्रकाश आया तो यह सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारे पृथ्वी पर आता है, देखिए यहाँ पे अब सूर्य का प्रकाश आया तो पृथ्वी क्या हो गई, गर्म हो गई। अब ओहो, अब जैसे यहाँ पे क्या आता है, हमारा सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब यह सूर्य के प्रकाश को प्राप्त की, आपको एक चीज बता दें कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी उसको पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश से नहीं गर्म होती है। पृथ्वी ऐसे सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है और फिर अपने अंदर से क्या छोड़ती है, विकिरण छोड़ती है। जिस कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी जो हमारा वायुमंडल है वो डायरेक्ट गर्म नहीं हो जाता है सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी अब क्या होती है कि हमारी पृथ्वी ऊर्जा को प्राप्त करती है, सूर्य द्वारा आता है जो ऊर्जा उसको हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है और पृथ्वी फिर क्या करती है, अपने अंदर से विकिरण को छोड़ती है। अब जैसे ही अपने अंदर से यह विकिरण छोड़ेगी तब क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। अब जैसे ही पृथ्वी अपने अंदर से विकिरण को छोड़ेगी तो जो हमारा CO2 है, CO2 क्या करेगा, इस पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण को क्या करेगा, वापस हमारे पृथ्वी पर यानी वापस हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। जिससे क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी की टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या है, CO2 है, जिससे हमारी पृथ्वी की टेम्परेचर है वो क्या रहती है, बनी रहती है। मान लो अगर यहाँ पे CO2 नहीं रहता तो जो भी हमारी पृथ्वी विकिरण छोड़ रही है यानी अपने अंदर से क्या करिए, यहाँ पे इसको पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण को क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण है। इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव पार्थिव विकिरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। तो हमने आपको बताया कि अगर CO2 नहीं होता तो हमारी पृथ्वी जो भी विकिरण छोड़ रही है उससे क्या होता है कि सारे बोल सकते हैं कि ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाते और हमारा वायुमंडल क्या हो जाता, ठंडा हो जाता। और जिससे क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए CO2 को क्या करते हैं, CO2 क्या कर रहा है, उसी ग्लास हाउस की तरह तो काम कर रहा है कि हमारी जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण है उसको क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। और ग्लास हाउस में क्या हो रहा है, इसमें भी तो क्या हो रहा है, यह क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, प्रकाश को बाहर नहीं जाने दे रहा है। जिससे क्या हो रहा है, उपयुक्त टेम्परेचर मिल जा रहा है। और हमारा CO2 भी क्या करता है, हमारा CO2 भी यही काम करता है। तो इसलिए CO2 को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी हमारे सूर्य से
पृथ्वी तक ऊर्जा पहुंचती है। तो पृथ्वी क्या करती है, पहले सूर्य से ऊर्जा ले लेती है और फिर अपने गर्म हो जाती है और फिर अपने अंदर से क्या करती है, विकिरण छोड़ती है। यहाँ से पृथ्वी विकिरण छोड़ती है, तो पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अब जैसे पृथ्वी अपने अंदर से विकिरण छोड़ रही है, तो अगर सारे ये ऊर्जा बाहर निकल जाएंगे तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा CO2 है उनको बाहर नहीं निकलने देता है, वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारे कांस्टेंट गैस क्या है, वेरिएबल गैस क्या है, और इनके बारे में हमने आपको कुछ कुछ चीजें भी बता दिया। ठीक है, देखो कांस्टेंट गैस क्या है, वेरिएबल गैस क्या है, सबका नाम भी लिख दिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा जल वाष्प क्या है। ठीक है, जल वाष्प, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डस्ट पार्टिकल पढ़ेंगे, फिर हमारा क्या, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो पहले जल वाष्प को देख लेते हैं, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। हाँ, तो देखो क्या है हमारा जल वाष्प। ठीक है, देखो जल वाष्प, अब जल वाष्प के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जल वाष्प, हाँ तो देखिए, जो हमारा जल वाष्प है, जल वाष्प के बारे में अगर बताया तो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2024 में यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे, उसमें क्या हुआ था, हमारे जल वाष्प से क्या हुआ था, क्वेश्चन आया था। तो देख लो, हमारा जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसा परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा जल वाष्प है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऐसा क्या है, परिवर्तनशील गैस है, जो कि क्या होता है, हमारे ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया जल वाष्प के बारे में, कि जो हमारा जल वाष्प है, यह वायुमंडल में उपस्थित ऐसा परिवर्तनशील गैस है, जो कि क्या होता है, हमारे ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो देखो यह क्या है, यह वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित उपस्थित ऐसा ऐसा परिवर्तनशील गैस है, परिवर्तनशील गैस है, जो ऊंचाई के साथ क्या होता है, जो ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, यह एनसीईआरटी में आपका एकदम लाइन एकदम लिखा हुआ है और यहीं से उठा के हमारे एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो देखो यह वायुमंडल में उपस्थित ऐसा परिवर्तनशील गैस है, कैसा है, परिवर्तनशील गैस है, जो कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पे क्या हमारा विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा है, और यहाँ पे क्या हमारा ध्रुव है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे क्या हमारा 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ। तो इसका क्या कहना है कि जो हमारा जल वाष्प है, वह वायुमंडल में उपस्थित ऐसा परिवर्तनशील गैस है, जो कि हमारे ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, तो जल वाष्प की मात्रा क्या होगी, आपकी घटती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, तो जल वाष्प की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा है कि यह वायुमंडल में उपस्थित ऐसा परिवर्तनशील गैस है, जो कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है, यानी विषुवत रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इसकी मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बारे में और एक दो चीज याद करो। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा जल वाष्प है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, जल बूंदे हैं। अब यह जल वाष्प क्या करता है, जल वाष्प क्या करता है कि जैसे यहाँ पर सूर्य की रोशनी आया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सूर्य की रोशनी आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा आ रही है, तो यह जल वाष्प क्या करता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जल वाष्प है, यह क्या कर लेता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह ज्यादा गर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा सूर्य की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। ठीक है,
तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह ज्यादा गर्म नहीं होता है, और यह क्या करता है, पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण को, यानी पृथ्वी भी क्या करेगी, अपने अंदर से हीट निकालेगी, ऊर्जा निकालेगी, तो यह पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण को क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी हमारी ठंडी नहीं होती है। मान लो अगर पृथ्वी जितने भी सूर्य ऊर्जा को प्राप्त की, तो अगर सारी पृथ्वी विकिरण को अपने छोड़ देती है तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसमें यह क्या करता है कि पृथ्वी अगर अपने अंदर से विकिरण छोड़ती है तो यह क्या कर लेता है, उसको संग्रहित कर लेता है, यानी उसको अपने पास रख लेता है, जिस कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी ज्यादा ठंडी नहीं होती है। तो इस तरह यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी को ना ज्यादा गर्म होने देता है और ना ज्यादा ठंडा होने देता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का इसको कंबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कर रही है, अवशोषित कर ले रही है, जिससे हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म नहीं हो रही है, और पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को क्या कर रही है, संग्रहित कर ले रही है, जिससे हमारी पृथ्वी ज्यादा ठंडी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जल वाष्प समझ में आ गया आपको कि जल वाष्प हमारा होता क्या है, इतना चीजें क्लियर हो गई। तो देखो अब हमारा जल वाष्प भी क्लियर हो गया। अब हम क्या देखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स का हमारे एटमॉस्फेयर में क्या योगदान है। ठीक है, तो देखो डस्ट डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, डस्ट पार्टिकल्स को देखते हैं। तो देखिए जो हमारे धूल कण हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या धूल कण, ये क्या हमारे डस्ट पार्टिकल्स है। तो यह क्या करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है वह क्या करते हैं, एक आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करते हैं। यह आर्द्रता ग्राही क्या होता है, देखो पहले ये लिख लो कि यह आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करते हैं, यह आर्द्रता ग्राही की तरह काम करते हैं। ठीक है, यह आर्द्रता ग्राही की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है कि देखो यह क्या होता है ना, कि मान लो यहाँ पे क्या है, एक डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, अब इस डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, जल संघनित हो जाता है। जल क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ संघनित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम क्या जाते हैं, अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, यानी 1 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं, तो क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है हमारा, कम होता है। ठीक है, और अगर वही आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। तो वही क्या होता है, अब देखो, अब समझा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या है हमारी, यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे क्या हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे क्या हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ पे क्या हमारा 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ एंड क्या है फिर हमारा 5 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पे क्या हो रही, क्या हो रही है, सूर्य की ऊर्जा आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है। अब जैसे ही सूर्य का रोशनी आया, यहाँ पे आया सूर्य का रोशनी, यहाँ पे क्या है, सूर्य का रोशनी, तो जो यहाँ की हवाएं हैं, हवाएं क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म हवाएं हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। अब जैसे ही यहाँ की हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, ये हवाएं ऊपर उठेंगे, तो ये जब भी हवाएं अपने साथ ऊपर मतलब ऊपर उठेगी, तो ये क्या करेगी, अपने साथ क्या करेगी, अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी क्या करेगी, ऊपर लेकर जाएगी। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को भी क्या करेगी, ऊपर लेकर जाएगी। हम क्या बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य हो गया, और सूर्य से क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। अब जैसी ऊर्जा निकलता है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होती है, और गर्म हवाएं हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। अब जैसे ये हवाएं ऊपर उठी तो अपने साथ क्या ले जाएंगी, अपने साथ छोटे 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 क्या ले जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स को भी साथ में ले जाएगी। और हमने अभी आपको बताया कि अगर आप क्या जाते हो, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हो, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी डस्ट पार्टिकल्स एक निश्चित हाइट पर जाती है, फिर इनका क्या होने लगता है, संघनन होने लगता है, इसके चारों तरफ जल वाष्प वो क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और फिर यह क्या करता है, हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देता है। फिर क्या करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देता है। यही जब हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, इनके चारों तरफ जब क्या बोलते हैं कि जल वाष्प संघनित हो जाता है, तो यह फिर भारी होकर क्या हो जाता है, हमारे पृथ्वी के धरातल पर क्या होता है, निक्षेपित होता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्षा, वर्षा। ठीक है,
तो अगर हम बोल सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स है, अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ वर्षा हो रहा है। अगर बोल सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स नहीं होता तो हमारे यहाँ क्या होता, वर्षा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही डस्ट पार्टिकल्स इन हवाओं के साथ उड़कर ऊपर जाते हैं और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, जल वाष्प संघनित होते हैं और फिर क्या होता है कि ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर यही जल बूंदे जब भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर क्या होते हैं, निक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के संगठन में हमारा वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये चीजों तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखो, तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर इसके बारे में कुछ कल के क्लास में करा देंगे। ठीक है, पहले लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देख लो। यहाँ पे क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, पहले बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो ये क्या हो गई, ये तो हमारी अर्थ हो गई, ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो हमारी बोल सकते कि वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या होता है, आपका होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, फिर आपको स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। ठीक है, और फिर आपको थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर। आप बोलोगे कि मैम एनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर कहाँ हो गया, तो इस थर्मोस्फेयर को फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्मोस्फेयर के दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या है, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और दूसरा क्या है हमारा एनोस्फेयर, एनोस्फेयर। ठीक है, एनोस्फेयर। अब इसमें हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं कि किस में बढ़ता है और किस में घटता है। मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, फिर मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, और फिर यहाँ से माइनस में हमारा टेम्परेचर स्टार्ट होता है, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखो, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर में जाते हो तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि पहले यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ बढ़ते जाओगे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर घटता जाता है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा यानी माइनस में चला जाता है। और फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि एक बार टेम्परेचर घटता है, यानी यहाँ पर एक बार टेम्परेचर घटेगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि फिर दोबारा से क्या होने लगता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी फिर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और मिजोस्फेयर में क्या होता है कि जो हमारा मिजोस्फेयर है वह क्या है, हमारा सबसे ठंडा मंडल है। तो अगर आप मिजोस्फेयर में आओगे तो यह क्या है, सबसे ठंडा मंडल है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम माइनस में रहता है। ठीक है, और फिर आप थर्मोस्फेयर में जाओगे तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, फिर से हमारा टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के क्या है, सबसे करीब है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा कि हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग चीज़ों को कल करेंगे, कल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की चीज़ें मतलब थोड़ा सा करके 5 मिनट में, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो कल हमारा क्या होगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट लगेगा, इसको अच्छे से समझ लेंगे, और फिर हमारा कल का टॉपिक क्या होगा, यानी हमारा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो आज बोल सकते कि जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट में कर देना कि हाँ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे फिर से। ठीक है, तो उम्मीद करते कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।